एक तरफ नेतन्याहू इसे अपनी कूटनीतिक जीत बता रहे हैं, ईरान के मुंह पर तमाचा कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ लेबनान की धरती से हिजबुल्लाह के सांसद हसन फदल्लाह ने वो धमकी दी है जिसने शांति के गुब्बारे की हवा निकाल दी है। हिजबुल्लाह का सीधा ऐलान है, अगर इस समझौते को लागू करने की हिमाकत की गई तो लेबनान का हर कोना जलेगा। समझौते के कागज पर अभी स्याही सूखी भी नहीं थी कि बारूद की गंध ने हवा को फिर से जकड़ लिया। वॉशिंगटन में हाथ मिलाए गए, कैमरे चमके और दावा किया गया कि शांति आ गई। लेकिन क्या वाकई या फिर ये उस महाविनाश का अलार्म है जिसकी गूंज से मिडिल ईस्ट दहलने वाला है? लेबनान सरकार ने दस्तखत कर दिए, इजरायल ने इसे जीत बता दिया, लेकिन असली विलेन हिजबुल्लाह ने साफ कह दिया कि हथियार नहीं छोड़ेंगे, जंग अभी बाकी है। कागजों पर शांति और जमीन पर बमबारी। वॉशिंगटन में जब इजरायल और लेबनान के नुमाइंदे शांति की इबारत लिख रहे थे, ठीक उसी वक्त दक्षिणी लेबनान की धरती इजरायली लड़ाकू विमानों की गर्जना से कांप रही थी। ये कैसी शांति है? इजरायल के सरकारी टीवी ने चिल्ला चिल्ला करके कहा कि ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसके तहत इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान के 2 इलाकों से पीछे हटी। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि शुक्रवार को भी इजरायल की सेना ने दक्षिणी लेबनान में अपना जमीनी और हवाई काल चक्र थामने से इनकार कर दिया। सीमा से सटे एन अरब कस्बे में इजरायली बूटों की धमक साफ सुनी गई। समझौते के चंद घंटों के भीतर ही इजरायली सैनिकों ने 3 लेबनानी और 4 सीरियाई मजदूरों को उठा लिया। ये साफ संदेश है कि इजरायल अपनी बंदूक की नाल को नीचे करने के मूड में कतई नहीं है। उधर यरूशलेम में बेंजामिन नेतन्याहू ने वीडियो संदेश जारी कर बारूदी तेवर दिखा दिए। नेतन्याहू का साफ अल्टीमेटम है, जब तक हिजबुल्लाह घुटने नहीं टेकता तब तक वो अपने सारे हथियार सरेंडर नहीं करता। जब तक इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान के तथाकथित सुरक्षा क्षेत्र से 1 इंच भी पीछे नहीं हटने वाली। नेतन्याहू ने इसे ईरान के गाल पर करारा तमाचा करार दिया। नेतन्याहू का ये अहंकार और इजरायली सेना का ये एक्शन आग में घी का काम कर रहा है। लेकिन असली बारूद तो बेरूत में बैठा है। लेबनान के राष्ट्रपति भले इस समझौते को अपनी संप्रभुता की बहाली की शुरुआत मानकर जश्न मना रहे हैं, लेकिन उन्हें शायद अपनी ही जमीन पर पल रहे उस भस्मासुर का अंदाजा नहीं है जिसका नाम हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह ने इस पूरी डील को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया, और सिर्फ फेंका नहीं बल्कि लेबनान सरकार की कनपट्टी पर बंदूक तान दी। हिजबुल्लाह का कहना है कि समझौता लेबनान के साथ धोखा है और वो अपनी सरजमी पर किसी भी अमेरिकी या इजरायली फ्रेमवर्क को बर्दाश्त नहीं करेगा।
ईरान बैकफुट पर आने को तैयार नहीं है और हिजबुल्लाह फ्रंट फुट पर आकर खेलने की धमकी दे रहा है। लेबनान के भीतर ही अब एक नई जंग की बिसात बिछ चुकी है। अगर लेबनान की सेना ने इस समझौते को लागू करने के लिए हिजबुल्लाह की सुरंगों पर हाथ डाला तो बेरूत की सड़कों पर अपनों का ही खून बहेगा। यानी इजराइल से जंग तो दूर, लेबनान खुद गृह युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। वॉशिंगटन का ये त्रिपक्षीय समझौता शांति का दस्तावेज नहीं बल्कि महाविनाश का नया बहाना बन चुका है, जो साफ कह चुका है कि जब तक हिजबुल्लाह निहत्था नहीं होता बमबारी और कब्जा जारी रहेगा। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह है जो कह रहा है कि हथियार डालना तो दूर, अगर किसी ने समझौते की बात भी की तो देश को गृह युद्ध की आग में झोंक देगी। और इन सब के बीच में लेबनान की आम जनता पिस रही है, जहां शुक्रवार को भी सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाकर लोगों को उठा लिया। ये हालात बताते हैं कि जंग टली नहीं है बल्कि और भीषण होने वाली है। हिजबुल्लाह की सुरंगें तैयार हैं, इजराइल के टैंक सीमा पर गरज रहे हैं और ईरान पीछे से डोर खींच रहा है। शांति की उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं। अब सिर्फ इंतजार है उस एक चिंगारी का जो इस पूरे बारूद के ढेर को हवा में उड़ा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट के इलाके में नहीं है, जंग रूस और यूक्रेन में भी है। और रूस और यूक्रेन की लड़ाई इन दिनों वैसी हो चुकी है जैसे पहले साल में चल रही थी, यानी दोनों तरफ से भयंकर हमले हो रहे हैं। तो आखिर कौन जीतेगा, कौन हारेगा और ये जंग किस ओर जा रही है? चलिए बात करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, द्रीपो पेट्रोवस्क में बहुत बड़ा अटैक हुआ है, यूक्रेनी सेना पर अटैक हुआ है। यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। यह रूस का पलटवार हो सकता है क्योंकि यूक्रेन ने कुछ दिन पहले मॉस्को पर बहुत बड़ा हमला किया था और पूरे मॉस्को को दहला दिया था। यहां तक कि मॉस्को में काली बारिश भी थी, बारूदी बारिश भी हुई थी। इधर यूक्रेन के माइकोलाइव में रूस का बड़ा अटैक सामने आया। यूक्रेन के 2 फाइटर MiG-29 विमान तबाह करने का दावा किया गया है। रूस के गेरान 4 सीकर बम से हमले का दावा किया गया है। यानी रूस यूक्रेन युद्ध अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां से सिर्फ तबाही है और इस तबाही से वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। आगे बस तबाही ही तबाही है। पुतिन के सबसे अभेद्य किले यानी क्रीमिया पर यूक्रेन ने ऐसा आत्मघाती और भीषण प्रहार किया है कि मॉस्को से लेकर मिन्स्क तक हड़कंप मच गया। यूक्रेन के सैकड़ों ड्रोन्स ने मिलकर क्रीमिया को दहला दिया। हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि रूस को क्रीमिया और सेवेस्टोपोल में इमरजेंसी लागू करनी पड़ गई है। जंग के मैदान से आ रही तस्वीरें गवाह हैं कि जेलेंस्की ने पुतिन के सबसे बड़े जख्म पर फिर से नमक छिड़क दिया है। ब्लैक सी यानी काले सागर की आन बान और शान कहा जाने वाला क्रीमिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है। यूक्रेन ने एक के बाद एक सैकड़ों कामिकाजी ड्रोन से क्रीमिया और सेवेस्टोपोल पर ऐसा ताबड़तोड़ हमला बोला कि रूस का अभेद्य एयर डिफेंस सिस्टम भी घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। क्रीमिया के प्रमुख सर्गेई अक्सियोनोव को आनन फानन में पूरे क्षेत्र में स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। ये कोई मामूली बात नहीं है। रूस ने आधिकारिक तौर पर मान लिया है कि क्रीमिया में ईंधन की भारी किल्लत हो चुकी है। पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें हैं, आम जनता को तेल नहीं मिल रहा, बिजली सप्लाई ठप है। जो पर्यटक गर्मियों की छुट्टी मनाने आए थे उनके कैंप सितंबर तक के लिए रद्द कर दिए गए हैं। यानी यूक्रेन ने पुतिन की अर्थव्यवस्था और सैन्य सप्लाई चेन दोनों की रीढ़ तोड़कर रख दी है।
दुनिया की कोई भी एयर डिफेंस प्रणाली 100% सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती। ईंधन का संकट इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है, जिसकी वजह से उन्हें इमरजेंसी लगानी पड़ी। सोचिए, ये वो रूस है जो दुनिया को S-400 जैसी घातक मिसाइल डिफेंस प्रणाली भेजता है, लेकिन यूक्रेन के सस्ते ड्रोन्स ने रूस के दावों की धज्जियां उड़ा दी है। रूस का दावा है कि उसने एक ही रात में 650 यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराया, लेकिन जो कुछ ड्रोन्स अपने निशाने पर लगे, उन्होंने क्रीमिया को अंधेरे और लाचारी में धकेल दिया। और इस पूरे हमले का सबसे बड़ा टारगेट था क्रेच ब्रिज। ये वही पुल है जो रूस की मुख्य भूमि को क्रीमिया से जोड़ता है। इसी पुल के रास्ते रूसी सेना के लिए टैंक, गोला बारूद और पेट्रोल भेजे जाते हैं। यूक्रेन ने इस सप्लाई लाइन को पूरी तरीके से चोक कर दिया है। सुरक्षा कारणों से रूस को इस पुल से होने वाली हर तरह की सप्लाई को सीमित करना पड़ा है। लेकिन जब पुतिन को क्रीमिया में घेरा जा रहा था, ठीक उसी वक्त यूक्रेन की सीमा से लगे एक और मुल्क में बारूदी हलचल तेज हो गई। ये देश है बेलारूस, पुतिन का सबसे वफादार और यूक्रेन का सबसे बड़ा सिरदर्द। बेलारूस ने अब सीधे यूक्रेन को धमकी दी है कि अगर हदें पार की तो महाविनाश तय है। महायुद्ध का दायरा अब सिर्फ रूस और यूक्रेन तक सीमित नहीं रहने वाला। पुतिन के सबसे पक्के यार और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने जेलेंस्की को सीधे शब्दों में चेतावनी दे दी है। मिन्स्क में यूक्रेनी प्रतिनिधियों के सामने लुकाशेंको ने दो टूक कह दिया है कि बेलारूस को कमजोर समझने की गलती ना की जाए। लुकाशेंको का यह गुस्सा अचानक नहीं फूटा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बेलारूस अपनी सीमा पर भारी सैन्य जमावड़ा लगा रहा है। जेलेंस्की का दावा है कि बेलारूस न सिर्फ रूस को अपनी जमीन का इस्तेमाल करने के लिए दे रहा है, बल्कि यूक्रेनी शहरों पर होने वाले रूसी ड्रोन हमलों में अप्रत्यक्ष रूप से भी मदद कर रहा है। हालांकि लुकाशेंको कहते हैं कि वो सीधे युद्ध नहीं चाहते, लेकिन कूटनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर पुतिन ने इशारा किया तो बेलारूस की सेना को यूक्रेन में घुसते देर नहीं लगेगी। आखिर पुतिन के लिए बेलारूस इतना जरूरी क्यों है? क्यों जेलेंस्की बार बार बेलारूस की तरफ उंगली उठा रहे हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ी और गहरी रणनीतिक चाल है। यूक्रेन ने पिछले कुछ महीनों में रूस के अंदर घुसकर बड़ी बड़ी ऑयल रिफाइनरियों को निशाना बनाया और तबाह कर दिया, जिससे रूस में पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत हो गई। ऐसे में पुतिन ने अपना प्लान बी एक्टिवेट किया। रूस इस वक्त बेलारूस की दो सबसे बड़ी रिफाइनरियों के जरिए अपनी सेना के लिए पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल की सप्लाई दे रहा है। यानी रूस की युद्ध मशीनरी को चालू रखने के लिए बेलारूस बहुत जरूरी है। और सबसे खतरनाक बात, बेलारूस वो देश है जहां रूस ने अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स यानी सामरिक परमाणु हथियार तैनात रखे हैं। अगर यूक्रेन की हरकतों से बेलारूस भड़का और सीधे इस युद्ध में उतरा तो ये जंग सीधे तृतीय विश्व युद्ध या परमाणु वॉर में भी तब्दील हो सकती है। रूस की ईंधन आपूर्ति और सैन्य लॉजिस्टिक्स को बचाने के लिए पुतिन किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्रीमिया में लगी ये आग और बेलारूस से आ रही धमकियां इस बात के साफ संकेत हैं कि यूक्रेन युद्ध अब आखिरी और सबसे विनाशकारी दौर में है। एक तरफ यूक्रेन हार मानने को तैयार है और ड्रोन हमलों से रूस के भीतर भारी तबाही मचा रहा है, तो दूसरी तरफ पुतिन और लुकाशेंको की जोड़ी यूक्रेन को नक्शे से मिटाने की व्यूह रच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इसी के साथ फिलहाल वक्त एक ब्रेक है, फौरन लौट रहे हैं। देखते रहिए इंडिया डेली।